संविधान आपके लिए क्या है? संविधान हमारे लिए बिल्कुल एक पवित्र ग्रंथ है। अगर 21वीं सदी का कोई महाग्रंथ है तो वो भारत का संविधान है, और ऐसा मेरे लिए ही नहीं, मेरी पार्टी के लिए। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी आगे बढ़ी है आज, निश्चित तौर पे संविधान की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन जब ये नारा दिया जाता है आपकी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा कि 400 पार इसलिए चाहिए कि वो संविधान बदलेंगे, पब्लिक फोरम है, कोई छिपी हुई बात नहीं है, और फिर उसी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आप दलित समाज से आते हैं, आप कह रहे हैं कि इस समाज के लिए काम करना ये पार्टी बहुत मौके देती है, तो फिर इसको कैसे डिफेंड करें? यदि आप CSDS का आंकड़ा देखेंगे तो CSDS के आंकड़े में कहा गया है कि दलित समाज का 45% से अधिक समर्थन, यानी कि सबसे ज़्यादा समर्थन किसी पार्टी को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आप भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का एक सामाजिक विश्लेषण करिए, हमारे सांसदों का आप कास्ट सेंसस करिए, हमारे विधायकों का आप कास्ट सेंसस करिए, आप पाएंगे कि 70% से अधिक SC ST OBC की संख्या है वहाँ पे। तो वी वॉक द टॉक। हम लोग राहुल गांधी जी की तरह सिर्फ बात नहीं करते हैं। आप मानते हैं कि देश जो है उसको हर समाज, हर जाति, हर धर्म में मिलके बना है? मतलब संवैधानिक रूप से तो मतलब यही है, और निश्चित रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर को हम मानने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे वक्त में जब अभी जो एक डिस्कशन चल रहा है मुस्लिमों को लेके, जो बीजेपी की राजनीति है, किसी को मिनिस्टर नहीं बनाना, टोकन छोड़ दिया जाए तो टिकट नहीं देना है, उनको मिनिस्टर नहीं बनाना है, उनको मौके नहीं देने हैं, तो ये एक बड़े कम्युनिटी को अलग थलग करके पॉलिटिक्स करना। CAG मुर्मू जी बनते हैं तो पहली बार कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति CAG बनता है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनता है, सुप्रीम कोर्ट में 3 दलित समाज के जज पहली बार आए हैं। तो वातावरण बना है, एक माहौल ऐसा बना है कि हमारे लोग भी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, CAG, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, CBI में आ सकते हैं। जिस तरीके की एक वैचारिक लड़ाई होती है, क्योंकि हम आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, एक वैचारिक लड़ाई, एक अम्बेडकरिज्म की बात होती है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरीके से गांधी के बारे में लिखा, गांधी जी के बारे में, या फिर जिस तरीके से संघ के बारे में लिखा, उसको लेके एक नैरेटिव लोगों के मन में बना हुआ है कि बाबा साहब ने ये कहा था तो ऐसे है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से काउंटर करेंगे, और जो एक बड़ा तबका कहीं ना कहीं जो पढ़ा लिखा समाज है, उसको ये क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर संघ उसकी हितैषी नहीं है? बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हमारे साथ हैं गुरु प्रकाश जी। गुरु प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रवक्ता हैं, पटना यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और लगातार दलित इशूज़ पे इनकी किताबें भी आ चुकी हैं, और दलित इशूज़ को लेके लगातार कॉलम्स लिखते रहते हैं। मार्जिनलाइज्ड इशूज़ की जो बात है वो लगातार नेशनल मीडिया में करते रहे हैं। गुरु प्रकाश जी, शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए खुद एक सौभाग्य की बात है कि दलित दस्तक पे आज आपसे संवाद करने का मुझे मौका मिला है। आपको क्या समझा जाए, इंटेलेक्चुअल कहा जाए, पॉलिटिशियन समझा जाए, किस रूप में आप अपने को प्रेजेंट करना? नहीं, देखिए, हम लोग तो एक स्कॉलर पॉलिटिशियन ट्रेडिशन से आते हैं, क्योंकि पिताजी भी प्रोफेसर रहे, नेता भी रहे, मैं खुद भी प्रोफेसर हूँ, हमारी माँ भी प्रोफेसर है, हमारी बहन भी प्रोफेसर है। तो मुझे लगता है कि स्कॉलर पॉलिटिशियन के रूप में चूँकि हम लोग लिखते हैं, जैसे आपने मेरे परिचय में ही बताया, तो उस नाते स्कॉलर पॉलिटिशियन कैटेगरी में रखेंगे तो मुझे अच्छा तो लगेगा। ये स्कॉलर पॉलिटिशियन क्या होता है? तो स्कॉलर पॉलिटिशियन, देखिए, हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन रहा है। अगर आप स्वतंत्रता के पूर्व भी देखें, जो लोग पॉलिटिक्स में थे तो उनका इंडिपेंडेंटली जो बॉडी ऑफ वर्क था लिखने का, आप राम मनोहर लोहिया जी को देखिए, उनका लेखन देखिए, जयप्रकाश नारायण जी को देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को देखिए, गांधी जी को देखिए, नेहरू जी को देखिए। ये नेता भी थे, राजनीति भी करते थे, और लिखने पढ़ने का भी काम लगातार करते थे। जब मैं स्कॉलर पॉलिटिशियन कहता हूँ तो इसके निहितार्थ या इसकी परिभाषा ऐसी हो सकती है कि आप जननेता भी हों, समाज का भी काम करें, उसके साथ साथ वैचारिक रूप से आपके क्या हस्तक्षेप हो सकते हैं, आपके थॉटफुल इंटरवेंशंस क्या हो सकते हैं। जैसा कि आपने कहा, हम लोग दलित समाज की राजनीति या दलित समाज के विमर्श पे काम करते हैं, तो नए विमर्श क्या है, नए मुद्दे क्या है, नए आइडियाज़ क्या हैं, उस पर एक चर्निंग, उस पर कॉन्वर्जेशन चलता रहे। बेहतर काम कर सकता है, कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ समाज की उठा सकता है। पॉलिटिक्स को क्यों चुना आपने? नहीं, देखिए, एक बचपन से ही चूँकि एक मन में जागरूकता थी, मन में जागृति थी कि राजनीति एक ऐसा लाइन ऑफ वर्क है, और प्रोफेशन मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं इसको पैशन मानता हूँ। अगर आप जब तक ड्रिवन नहीं हैं, आप अपने मन के इच्छाओं के अनुसार अगर आप ड्रिवन नहीं है, तो आप बहुत दिनों तक पॉलिटिक्स में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो एकमात्र ऐसा माध्यम मुझे लगा, और ये मेरी व्यक्तिगत राय है, एक ऐसा माध्यम है जहां आप आकर के कुछ मीनिंगफुल इंटरवेंशन कर सकते हैं, कुछ ऐसे हस्तक्षेप कर सकते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब मैं जो इसके लंबे बाद समय ये तक हो। पूछता कि राजनीति आपके लिए क्या है, शायद उसका जवाब आप दे रहे हैं।
निश्चित रूप से, मतलब मुझे लगता और ये दोनों प्रश्नों का एक संगम ही मुझे लगता है कि राजनीति क्यों, राजनीति कैसे, राजनीति में हम क्या परिवर्तन चाहते हैं। जी। जी। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, संजय पासवान जी आपके फादर हैं, एमएलसी हैं, अभी इंटेलेक्चुअल भी हैं वो भी, और कहीं ना कहीं आपने उसी से वो टर्म लिया, उन्हीं से सीख के। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों? भारतीय जनता पार्टी इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आज के तारीख में जिस प्रकार की समावेशिता, जिस प्रकार की इंक्लूसिविटी और हर वर्गों का सम्मान जहाँ संभव है, वो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और भी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो दलित समाज के नाम पे राजनीति ज़रूर करती हैं, या क्षेत्रीय और परिवार आधारित पार्टियां हैं, वो जातीय अस्मिता के नाम पे उन्होंने परिवार को तो आगे बढ़ाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही अशोक जी ऐसा संभव है कि उनके शासन में एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचती है। उनके शासन में ही नरेंद्र मोदी जी, जो स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो आज देश के ताकतवर प्रधानमंत्री हैं और विश्व के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कोई किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, उसके टैलेंट का सम्मान है। संविधान आपके लिए क्या है? संविधान हमारे लिए बिल्कुल एक पवित्र ग्रंथ है। अगर 21वीं सदी का कोई महाग्रंथ है तो वो भारत का संविधान है, और ऐसा मेरे लिए ही नहीं, मेरी पार्टी के लिए और हर प्रकार से, क्योंकि संविधान का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप, चूँकि मैं लॉ का प्रोफेसर भी हूँ, उस नाते मैं संविधान के स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत समझता हूँ, थोड़ा बहुत अध्ययन करता हूँ। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, जिस प्रकार संविधान का पॉलिटिसाइजेशन किया गया है, ये ठीक नहीं लगता है, क्योंकि संविधान एक पवित्र ग्रंथ है और उसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। मार्जिनलाइज कम्युनिटी आगे बढ़ी है आज, निश्चित तौर पे संविधान की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन जब ये नारा दिया जाता है आपकी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा कि 400 पार इसलिए चाहिए कि वो संविधान बदलेंगे, पब्लिक फोरम है, कोई छिपी हुई बात नहीं है, और फिर उसी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आप दलित समाज से आते हैं, आप कह रहे हैं कि इस समाज के लिए काम करना ये पार्टी बहुत मौके देती है, तो फिर इसको कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आज हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर अभी हमारा मेंबरशिप चल रहा है, मैं फाइनल फिगर आपको अगले महीने तक उपलब्ध करा पाऊंगा। पिछले मेंबरशिप के हिसाब से 17-18 करोड़ मेंबर है हमारे। अब 17-18 करोड़, मैं अपनी बात जस्ट पूरी कर लूँ क्योंकि आपने एक बहुत ही संवेदनशील प्रश्न पूछा है। अब 17-18 करोड़ में से कोई एक व्यक्ति क्या व्यक्तिगत राय दे रहा है, उस व्यक्तिगत राय को पार्टी की राय से जोड़ करके देखना, ये कहना कि ये पार्टी की राय है, ये सरकार की राय है, मुझे लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या राजनीति से प्रेरित है। संविधान का जितना सम्मान, संविधान दिवस की बात हो, बाबा साहेब का जितना सम्मान पिछले 10 वर्षों में हुआ है, ये तथ्यात्मक, तर्कात्मक रूप से आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ये आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन एक चीज़ ये देखा जा रहा है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तमाम दलों ने सांकेतिक राजनीति की। कांग्रेस ने भी के आर नारायण को प्रेसिडेंट बनाया, ठीक है, बीजेपी ने भी द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट बनाया। इस तरीके की सिंबॉलिक पॉलिटिक्स लगातार होती रही है। आपने नाम सड़क का रख दिया, आपने बिल्डिंग बना दी, लेकिन इसके पीछे जो ज़मीन पे बात होती है, आज जैसे आज स्कॉलरशिप की बात हो, तमाम स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल में है, स्कॉलरशिप की बात हो, तमाम बच्चों के स्कॉलरशिप नहीं मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक आप ये नहीं लगता है कि सांकेतिक चीज़ें दे के कि हमने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बना दिए हैं, और जो ज़मीनी उनके अधिकार हैं उनको ढकने की कोशिश की जाती है? नहीं, देखिए, मैं पुनः बोलूँगा, यदि ऐसा होता अशोक जी, तो हम लोगों को इतना बड़ा मैंडेट इतने लंबे समय तक नहीं मिलता। यदि आप CSDS का आंकड़ा देखेंगे तो CSDS के आंकड़े में कहा गया है कि दलित समाज का 45% से अधिक समर्थन, यानी कि सबसे ज़्यादा समर्थन किसी पार्टी को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और हमारे आपके विवेक से कहीं बेहतर विवेक की सामूहिक क्षमता जो है हमारे समाज की है, तो हमारा समाज समझता है। अब सांकेतिक की बात करिए, प्रतीकात्मक की बात करिए, ज़मीनी स्तर पे आप बात करिए, आपने उपराष्ट्रपति की बात की, राष्ट्रपति की बात की। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आज हमारे विपक्ष के साथी श्रीमान राहुल गांधी जी कहते हैं ना, बाँह उठा उठा कहते हैं, कहाँ है CST OBC, कहाँ है CST OBC। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपके आज इतने प्रांतों में सरकार है, कितने प्रांतों में पूर्व में आपके सरकार थे, कितने SC/ST आपने CM बनाया, डिप्टी CM बनाया। भारतीय जनता पार्टी को अशोक जी जब मौका मिला, आज मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री दलित समाज का है जगदीश देवरा जी, आज राजस्थान में उप मुख्यमंत्री दलित समाज का है बैरवा जी, आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आदिवासी समाज का है विष्णुदेव जी, उड़ीसा में हमें पहली बार मौका मिला है, एक आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह सांकेतिक या प्रतीकात्मक नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का एक सामाजिक विश्लेषण करिए, हमारे सांसदों का आप कास्ट सेंसस करिए, हमारे विधायकों का आप कास्ट सेंसस करिए, आप पाएंगे कि 70% से अधिक
SC ST OBC की संख्या है वहाँ पे। तो वी वॉक द टॉक। हम लोग राहुल गांधी जी की तरह सिर्फ बात नहीं करते हैं। आज मैं राहुल गांधी जी को आपके माध्यम से चुनौती देता हूं कि वो आए और डिबेट करें। आप चर्चा करिए। आप SC ST OBC यहाँ पत्रकार वार्ता में कितने SC ST OBC हैं, वो है प्रतीकात्मक राजनीति। असल में अगर किसी ने सशक्त किया है, किसी ने प्रतिनिधित्व दिया है, और उसका परिणाम ये है कि आज महाराष्ट्र अशोक जी शाहू फूले की भूमि, महाराष्ट्र अंबेडकर की भूमि, महाराष्ट्र शिवाजी की भूमि। अगर महाराष्ट्र के 288 में से 235 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली महायुति की सरकार इतने बड़े मैंडेट से बन रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ सांकेतिक या प्रतीकात्मक या एकेडमिक हो जाता है। जमीन पे इसके मायने कुछ और हैं जो महाराष्ट्र के नतीजों में, हरियाणा के नतीजों में आए हैं। आप मानते हैं कि देश जो है उसको हर समाज, हर जाति, हर धर्म में मिलके बनाया है? मतलब संवैधानिक रूप से तो मतलब यही है, और निश्चित रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर को हम मानने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे वक्त में जब अभी जो एक डिस्कशन चल रहा है मुस्लिमों को लेके, जो बीजेपी की राजनीति है, किसी को मिनिस्टर नहीं बनाना, टोकन छोड़ दिया जाए तो, जो एक दो नाम है, शहनवाज हुसैन है या फिर और लोग हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो, टिकट नहीं देना है, उनको मिनिस्टर नहीं बनाना है, उनको मौके नहीं देने हैं, तो ये एक बड़े कम्युनिटी को अलग थलग करके पॉलिटिक्स करना, ये क्या क्या है? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, आप एकेडमिक व्यक्ति भी हैं पत्रकार होने के साथ साथ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास में, और उनका 100 वर्षों से अधिक का इतिहास है, बैकवर्ड मुसलमान तारिक मंसूर वाइस चांसलर कब बनता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनता है सर। जम्मू कश्मीर से पहली बार कोई पसमानदा मुसलमान राज्यसभा में कब आता है? गुलाम अली जी भारतीय जनता पार्टी के समय आते हैं। उत्तर प्रदेश में दानिश नबी आज़ाद जी को आप किसी, अच्छा, गुलाम अली खटाना की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि राज्यसभा में आए हैं। उत्तर प्रदेश से दानिश अंसारी, जो कि पसमानदा समाज से आते हैं। आप मुझे ये बताइए, पसमानदा समाज पे विमर्श कब खड़ा हुआ है? कि मुसलमानों में भी 2% के मुसलमान क्या 100% मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे, कि वो 85% जो पसमानदा समाज की हमारी भाई बहनें हैं वो नुमाइंदगी करेंगी? मैं पुनः बोलता हूँ आपको, एक नैरेटिव निश्चित रूप से बनाया जाता है। सिकंदर बख्श साहब हमारे फाउंडिंग मेंबर रहे, मुख्तार अब्बास नकवी जी हो, नजमा जी हो, शहनवाज जी हो, आज दानिश जी हो। हमारे पार्टी में प्रवक्ताओं की फौज देखिए, वो चाहे शहजाद हों, शाजियाँ हों, जफर भाई हों, टॉम बदक्कन हो, सब के सब अलग अलग पंथ के हैं, अलग अलग धर्मों के हैं। योगी जी के कैबिनेट में, मैं आश्वस्त हूँ कि आपको जानकारी इस बात की होगी कि 3 दलित समाज की महिलाएं कैबिनेट मंत्री हैं। कौन से देश, कौन से प्रांत में 3 दलित समाज की महिलाएं कैबिनेट मंत्री बनी हैं? कभी योगी जी को ये बताया गया कि नहीं आप सामाजिक न्याय के मसीहा हो गए हैं क्योंकि 3 दलित समाज की महिलाएं, गुलाब जी हों, विजय लक्ष्मी जी हों, बेबी रानी जी हों, 3 दलित समाज की महिलाओं को कैबिनेट मंत्री बनाना, ये सांकेतिक नहीं है, ये प्रतीकात्मक नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इतना हिस्सेदारी हमें किसी ने दिया ही नहीं। अगर वहाँ 3 दलित समाज की महिला बैठी है तो देश के 16 करोड़ दलित समाज में ये मैसेज गया है कि वहाँ हम भी बैठे हैं। तो उनके एक पक्ष को लेकर के, एक स्टेटमेंट को लेकर के, उनके पूरे व्यक्तित्व पे समग्रता से राय बना लेना, मुझे लगता है कि कम से कम राजनीतिक दृष्टि से ये अध्ययन हमें करने की आवश्यकता है। अच्छा, एक माननीय कांशीराम जी ने जिनकी तस्वीर बीजेपी गवर्नमेंट में भी लगी थी, उसमें क्या बीजेपी ऑफिस में आपके पिताजी ने ही लगाई थी, उनका कहना था कि भाई हमारे समाज के महापुरुष हैं, उनका लगना चाहिए। उन्होंने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। ठीक है, 85-15 की बात होती रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस नैरेटिव को समझ लिया है कि सत्ता में बने रहना है तो हर वर्ग को जब तक हम वो नहीं देंगे, हिस्सेदारी नहीं देंगे, तब तक रह नहीं सकते? एक बात। दूसरी बात कि यहाँ पे अब ये देखने में आता है कि ठीक है, हिस्सेदारी तो मिलती है, लेकिन जब आप देखेंगे, जैसे गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, सेक्रेटरीज़ की हम लोग बात करते हैं, तो जो क्रीम पोस्ट है वो कहीं ना कहीं जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है उसके पास है। इसी तरीके से जब सरकार में भी देखते हैं तो टॉप 10 में अर्जुन मेघवाल का नाम लेंगे, मुझे पता है आप, लेकिन मैं उनका नाम को छोड़ के कह रहा हूँ। फिर वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते? नहीं, देखिए, आपके 2 प्रश्न हैं, या प्रश्न के 2 अंग हैं, ऐसा कहे तो। मान्यवर कांशीराम जी का आपने जिक्र किया। देखिए, कोई भी महापुरुष जब तक जीवित होता है तो निश्चित रूप से एक विचारधारा होती है, किसी पार्टी में होते हैं, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद वो पूरे समाज के धरोहर होते हैं, पूरे समाज की पूंजी होती है। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि कांशीराम जी पे या बाबा साहेब अम्बेडकर पे हम लोगों की ठेकेदारी, हम लोगों की बपौती है, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक संस्कृति और लोकतांत्रिक परंपरा इसकी इजाज़त नहीं देती है। और आपने कहा कि हम लोग समझ गए हैं क्या? देखिए, हमारी पार्टी का इतिहास है, गौरवशाली इतिहास आज का नहीं, 1952 का है। हमारे विचार पुरुष पंडित दीनदयाल जी अंत्योदय कहते थे, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण। आपके
दर्शकों के लिए और आपके लिए रोचक होगा तो मैं एक उनका एनेक्डोट बताना चाहता हूँ कि जब जनसंघ में चुनाव हो रहे थे तो जनसंघ भी उस चुनाव में भागीदारी कर रही थी। तो एक सभा का आयोजन किया गया, जातीय सभा का आयोजन आज भी होता है, तब भी किया गया। तो ब्राह्मण सभा का एक आयोजन किया गया। तो पंडित दीनदयाल जी, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन का एक हमारे सामने विचार रखा है, उन्होंने उस सभा में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जिन आदर्शों के लिए, जिन मूल्यों के लिए जनसंघ की स्थापना की थी, ये सभा उन आदर्शों के विरोध में है, मैं नहीं जाना चाहूँगा, मैं चुनाव हार जाऊँगा, लेकिन इस प्रकार के जातीय सभा में नहीं जाऊँगा। आप अंत्योदय को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कोई भी भाषा बोलता हो। तो हमारे लिए कोई आज का नारा है, आज हमने साध लिया है, सोशल इंजीनियरिंग हो गई है, सोशल जस्टिस हो गया है, ऐसा नहीं है। बंगारू लक्ष्मण जी से लेकर के विनय कटियार जी हों, उमा भारती जी हों, शिवराज सिंह चौहान जी हों, कल्याण सिंह जी हों, मेरे पास फहरिस्त हैं, गोपीनाथ मुंडे जी हों। लेकिन बंगारू लक्ष्मण जी को जिस तरीके से हटाया गया, उसको लेके भी तमाम कंट्रोवर्सी, तमाम अलग अलग तरह की बातें निकल के आती हैं। देखिए, जुडिशियल प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस में वो इंक्वायरी हुई, लेकिन मैं उदाहरण स्वरूप में आपको बता रहा था, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं, मैंने हैं। टोका इसलिए कि हमारे दर्शक कहेंगे कि वो सवाल नहीं पूछा। नहीं, निश्चित रूप से आपको पूरा अधिकार है और बिल्कुल टोकना चाहिए आपको। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो फहरिस्त है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी फहरिस्त है। यदि मैं आपको कांग्रेस के पाप गिनाने लग जाऊँ तो उसमें हम लोग अलग शो कर सकते हैं। मैं, आप बिहार से आते हैं, सीताराम केसरी जी का क्या अपमान किया था। अब जो व्यक्ति, राहुल गांधी जी के पिताजी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध सदन के पटल पे किया हो, जो काका कालेलकर से लेकर के मंडल कमीशन तक जिन्होंने, जिसका गला घोटा हो, आज वो ओबीसी की बात करता है, एससी एसटी की बात करता है। इससे बड़ी हिपोक्रेसी हो नहीं सकती। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं। ये आपके प्रश्न का पहला अंग है। दूसरा, आपने कहा कि भाई टॉप 10 में दलित कहाँ हैं, सेक्रेटरीज दलित कहाँ हैं। देखिए अशोक जी, पहली बार भारत के इतिहास में रेलवे बोर्ड को आप मानेंगे कि टॉप है। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष 75-76 वर्षों में दलित समाज से आया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी मुर्मू जी बनते हैं, तो पहली बार कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति सीएजी बनता है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 दलित समाज के जज पहली बार आए हैं। तो वातावरण बना है, एक माहौल ऐसा बना है कि हमारे लोग भी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सीएजी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, सीबीआई में आ सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक आखिरी उदाहरण देना चाहता हूँ इस फहरिस्त में कि 1952 से लेकर के आज तक प्रेसिडेंट के पास पावर है कि कुछ लोगों का नाम आप देते हैं, अनुशंसा करते हैं राज्यसभा में जाने के लिए। कला जगत से ये नाम भेजा जाता था। 52 से लेकर के आज तक कोई दलित समाज का आपको कलाकार नहीं मिला। हमारे दलित समाज में संस्कृति रही है कला की, कबीरपंथी से लेकर के तमाम हमारे यहाँ गीत संगीत की परंपरा रही है। पहली बार तमिलनाडु के इलैयाराजा जी को ना सिर्फ पद्म सम्मान दिया गया, बल्कि राज्यसभा भी भेजा गया राष्ट्रपति नामांकन के रूट से। पद्म सम्मानों का आप सामाजिक विश्लेषण करके देखिए। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि काम बोलता है, हम लोगों ने वॉक द टॉक किया है, हम लोगों ने सिर्फ बयानबाजी और स्लोगन्स नहीं दिया है, और इसी का परिणाम है कि निरंतरता, लगातार हमें जनादेश और जनाशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बिहार चलते हैं। बिहार में अभी जो राजनीति है पिछले 10 सालों में काफ़ी हौच पौच रही है। कभी किसी की सरकार, कभी किसी का गठबंधन। वर्तमान में अगर बिहार में हम दलित राजनीति की बात करें तो वो कहाँ स्टैंड करती है और वहाँ पे क्या स्टेक है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से बिहार में दलित राजनीति का जो स्वरूप है वो और अभी विकसित होगा। अभी जैसे कि हम कहते हैं कि पिरामिड में ओबीसी पॉलिटिक्स का समय है, ओबीसी पॉलिटिक्स के बियॉन्ड दलित पॉलिटिक्स का भी काम कम से कम नेशनल लेवल पे शुरू हो गया है। आप महाराष्ट्र में, मैं पुनः आपको महाराष्ट्र लेके जा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हमारी सरकार ने चुनाव पूर्व कहा था। और हम लोग ये मनवा के रहेंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, क्योंकि हमारी सरकार ने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़े वर्ग का आयोग था, दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल था, जिसके पास कोई पावर नहीं था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमारी सरकार ने मिला। तो हमारी सरकार ने यदि ये वादा किया है तो निश्चित रूप से हम उसको भी सुनिश्चित करवाएंगे। बिहार में निश्चित रूप से दलित पॉलिटिक्स का एक शेप अभी ले रहा है और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कोई एक स्टेक होल्डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर, अलग अलग जनता दल यूनाइटेड के अंदर बहुत सारे ऐसे वॉइसेस हैं, और निश्चित रूप से हम देखेंगे कि आने वाले समय में वो एक शेप लेता दिखेगा हम लोगों को। गुरु प्रकाश की कितनी भूमिका होगी वहाँ पे? नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मेरा परम सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे अपने पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट में एक सबसे युवा प्रवक्ता बनाया है। तो निश्चित रूप से, और पार्टी में मैं वहाँ स्टेट का सेक्रेटरी भी हूँ, तो पार्टी की दृष्टि से हम लोगों का काम होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ लंबे समय से चल रही है, इस बार भी हम सामूहिक नेतृत्व के अंतर्गत वहाँ जाएंगे और चुनाव में मेहनत करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी पार्टी की सरकार वहाँ पे बने। अच्छा, आखिरी सवाल है गुरु जी,
जिस तरीके की एक वैचारिक लड़ाई होती है, क्योंकि हम आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, एक वैचारिक लड़ाई, एक अम्बेडकरिज़्म की बात होती है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरीके से गांधी के बारे में लिखा, गांधी जी के बारे में, या फिर जिस तरीके से संघ के बारे में लिखा, उसको लेके एक नैरेटिव लोगों के मन में बना हुआ है कि बाबा साहब ने ये कहा था तो ऐसे है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से काउंटर करेंगे? और जो एक बड़ा तबका कहीं ना कहीं जो पढ़ा लिखा समाज है, उसको ये क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर संघ उसकी हितैषी नहीं है? नहीं, ये जेन्युइन सवाल नहीं, है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे असहमत नहीं हूँ। एक निश्चित रूप से देखिए कम हुआ है, एक ट्रस्ट डेफ़िसिट था, बट वो पिछले दशकों की मेहनत से, तपस्या से कम हुआ है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जो विचार थे, उनको भी समग्रता से हमने पढ़ा कहाँ है? बाबा साहेब अम्बेडकर अपने उनके राइटिंग इन द स्पीचेस के वॉल्यूम 9 के पेज नंबर 108 और 109 में कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसफ़र ऑफ माइनॉरिटीज़ होनी चाहिए। जो भारत में अल्पसंख्यक है, आप उनका कंप्लीट ट्रांसफ़र करिए। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर के विचार थे। आज जो सेक्युलरिस्ट या सीए के जो विरोधी हैं, जो ढोल बजाते हैं, वो बाबा साहेब को सिलेक्टिवली कोट क्यों करते हैं? तो अगर आप बाबा साहेब का समग्रता से अध्ययन करेंगे तो मुझे पाएंगे, और हम में, आप में भी, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में ऐसा होता है। बाबा साहब कहते थे कि बाबा साहब का मैं एक कोट करना चाहता हूँ कि उनसे किसी ने प्रश्न किया कि वैचारिक रूप से आप इतने कंसिस्टेंट क्यों नहीं हैं? तो बाबा साहब ने एडमंड बर्ग को कोट करते हुए कहा कि द ओनली थिंग कंसिस्टेंट इज़ अ डोंकी। एक विचारशील व्यक्ति कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता है, उसके थॉट का एवोल्यूशन निरंतर जारी रहता है। तो अगर आप समग्रता से देखेंगे तो वो उनके, आप इकोनॉमिक विजन को देखिए, आज उनके इकोनॉमिक विजन को पूरा किया जा रहा है। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर के सीएजी की बात हो, उनकी करेंसी की बात हो, फिस्कल फेडरलिज्म के माध्यम से जीएसटी की बात हो, वास्तव में उनके विजन का, उनके विरासत का, उनके धरोहर का सम्मान आज कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हुआ है। आप लंदन जाएंगे, आप वहाँ देखेंगे कि जहाँ उनका अध्ययन का स्थान था, उसको तीर्थ का दर्जा, मात्र पर्यटन का दर्जा नहीं दिया, उसको एक तीर्थ का दर्जा दिया गया है। तो आज निश्चित रूप से बहुत हद तक काफ़ी मोर्चों पे एक तीव्र गति से काम हुआ है। लेकिन बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, और भी काम होने की आवश्यकता है। और भी दलित समाज कैसे रेलिवेंट स्टेक होल्डर बने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की निरंतर ये चिंता रहती है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आपने देखा होगी, केंद्र सरकार का उसमें शेयर बढ़ा है। केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं भाई, स्टेट गवर्नमेंट दे ना दे, हम लोगों को सक्रियता से इसमें भाग लेना है। तो सिर्फ भागीदारी, प्रतिनिधित्व ही नहीं, भागीदारी और प्रतिनिधित्व के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग मेजर्स में, स्कॉलरशिप में, एनओएस के माध्यम से हमारे छात्र बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, उसको और हम सशक्त कैसे करेंगे, तो इस पे एक मूवमेंट खड़ा हो रहा है। और 10 वर्षों में एक गति मिली है। 2047 तक निश्चित रूप से आप देखेंगे कि एक रेलिवेंट सब्सटेंशियल भूमिका में हम दलित समाज के लोग विकसित भारत की एक मजबूत आधार बनने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल इसमें आ गया, स्कॉलरशिप की बात की आपने। तमाम स्कॉलरशिप है, अभी मेरे पास कुछ दिन पहले फ़ोन आया था किसी स्टूडेंट का कि जो स्कॉलरशिप है यूजीसी नेट वालों की, वो स्कॉलरशिप बहुत लंबे समय से नहीं मिली है। तो इस तरह की जैसे मैंने कहा ना कि सिंबॉलिक चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन जो ज़मीन पे चीज़ें हैं जो काफ़ी मायने रखती है, एक कोई वंचित समाज का व्यक्ति है जिसने नेट क्लियर किया है, जेआरएफ क्लियर किया, उसको अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो फिर वो आगे बढ़ेगा कैसे? नहीं, देखिए, जेआरएफ में तो मतलब कोई समस्या ऐसी होती नहीं। कई बार डिले होता है पेमेंट्स में। निश्चित रूप से इस समस्या से हम लोग भी हैंडल करते हैं इस समस्या को, और जो इंडिविजुअल केसेस आते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रीमलाइनिंग कैसे हो। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो बिल्कुल दिल्ली के हार्ट में बना है, उस डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भी हम लोगों का निरंतर प्रयास है कि बाबा साहेब को समग्रता से अध्ययन करने के लिए स्कॉलरशिप हो, सेंटर्स बने, स्टडीज़ हों, और स्कॉलरशिप पे स्ट्रीमलाइनिंग का प्रोसेस कैसे हो, एनओएस में हम और छात्रों को कैसे एंकरेज करें, इस पे प्रयास चल रहा है। और यदि आपको लगता है कोई कमी है तो आप निश्चित रूप से मेरे ध्यान में आकर्षित कर सकते हैं, और सरकार पे बिल्कुल निश्चित जहाँ जिस लेवल पे हमारे इंटरवेंशन की ज़रूरत हो और उससे कोई बुनियादी परिवर्तन, कॉन्सिक्वेंशियल बदलाव आए, तो हम उसका प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गुरु प्रकाश जी, और तमाम मुद्दों पे हमने तीखे सवाल भी पूछे, लेकिन तमाम मुद्दों पे सहजता से इन्होंने जवाब दिया, भागे नहीं सवालों से, ये एक बड़ी बात है। और इनके अपने तर्क हैं। बाकी ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक।